बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 7 जुलाई है, मंगल का दिन, और मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। सुबह का वक्त है। अभी तो मौसम बड़ा अच्छा है, लेकिन देखें आज आसमान क्या बरसाता है। धूप या बादल आते हैं, बारिश होती है। बहरहाल चलते हैं अब ज़रा आज की खबरों की तरफ। वैसे तो बहुत खबरें हैं, पूरी इंटरनेशनल स्टोरीज आ रही हैं। फीफा वर्ल्ड कप है, और लेबनान, ईरान, इराक, हर जगह से, यूरोप से स्टोरीज आ रही हैं। लेकिन तमाम स्टोरीज पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ये एक पाकिस्तान में इसहाक डार साहब के नवासे का मामला है, उस पर बात करते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी जहतें हैं और इसके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन बहुत सारे एंगल्स पर बात नहीं हो रही। जो इस वक्त हुक्मरान जमात है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रही, क्योंकि जो एक अहम बात इस सारे मामले में निकल के आई है वो है पैसा। वो पैसा है क्रिप्टो करेंसी का, इन्वेस्टमेंट का। और जो इसमें 3-4 बड़ी अहम चीजें हैं, मैं उन पर आज बात करूंगा। इसहाक डार साहब के नवासे जो हैं, रजा डार साहब, वो बताया जाता है कि यंग आदमी है, 20, 21, 22 साल, या हो सकता है 23 साल उनकी उम्र हो। और ये बताया जाता है कि उन्होंने ये सारा मामला तरतीब दिया, साजिश की, बकौल राना सनाउल्लाह के ये माली लेन देन का तनाजा था। और कितनी रकम वो मांग रहे थे? 1.5 मिलियन डॉलर, यानी 15 करोड़ डॉलर, 15 लाख डॉलर। अब ये कितने पैसे बनते हैं? ये तकरीबन 42 करोड़ रुपए बनते हैं। एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो एक 22-23 साल का नौजवान है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? और वो अली डार साहब के साथ काम करता था, जो बहनोई हैं मरियम नवाज साहबा के। और ये जो बच्चा है, ये अली डार का भांजा है। तो डार फैमिली, नवाज शरीफ साहब के साथ इनके बड़े न सिर्फ रवाबत हैं, रिश्तेदारी है, बल्कि ये एक फैमिली है। तो ये पैसे कहां से आए? किसके पैसे थे? अगर इसने पैसे इसके थे तो कहां से कमाए इसने? क्या उस मनी की कोई ट्रेल है? क्या इस तरफ कोई देख रहा है? अच्छा, अब मैंने ये बात क्यों की है? इसलिए कि इसहाक डार साहब माजी में खुद शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उन पर इल्जामात लगे। मशहूर केस है काजी फैमिली का, और उसमें एक इतराफी बयान है इसहाक डार साहब का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, और वो 14.8 मिलियन डॉलर की वो अमाउंट थी डिस्प्यूटेड। और वो सारे पैसे रिपोर्टेडली बाद में अदालत ने तमाम चीजों को सेट असाइड कर दिया था। खासतौर पर काजी फायज ईसा उस बेंच में थे जब ये कहा गया कि इस हुदैबिया पेपर मिल के मामले को दोबारा देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने इसको बिल्कुल नॉकआउट कर दिया, क्योंकि उनसे ज्यादा बड़ा शरीफ खानदान का पालतू उस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि वो बनना चाहते थे चीफ जस्टिस, इख्तियारात लेना चाहते थे, और उसमें ये हुआ। लेकिन लेट्स एक छोटा सा माजी के दरीचों से हम माजी पे नजर डालते हैं। तो सिकंदर मसूद काजी और नुसरत गौहर, काशिफ मसूद काजी, और ये जो काजी की फैमिली है और इनका जो सारा मामला है, कोई बहुत ज्यादा ये पुराना नहीं है। उसमें इसहाक डार साहब, मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, ये वही कहानी है, ये वही खानदान है, वही शरीफ फैमिली, एक दूसरे के रिश्तेदार, एक दूसरे को कवर करने वाले, एक दूसरे के साथी। तो बड़ा सवाल ये है कि वो जो 25 अप्रैल सन 2000 में जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि 14.8 मिलियन डॉलर, जिसको जो अदालतों ने, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम ने हमेशा फेवर किया बड़े लोगों को, वो उनको निकाल बाहर फेंका और इल्ज़ामात को। और फिर बिल्कुल उसी तरह ही मामला आया एवंस फील्ड अपार्टमेंट में। यंग थे बिल्कुल हसन हुसैन, कहां से पैसे आए? दादा ने दिए, बाप को नहीं पता। तो यहां पर ये जो रजा डार है, किसने उसको पैसे दिए? ये किसके पैसे थे? कहां से आए थे? ये वही फैमिली है, ये सारा वही कारोबार है। शारजा में करता था, कोई दुबई में करता था। ये बड़ा अहम सवाल है, कोई इस पर गौर नहीं कर रहा, कोई इसको देख नहीं रहा। और ये मुझे ये लगता है कि ये जो इंक्वायरी है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि अब
तलत हुसैन भी ये बातें करने लग गया, इमरान शफकत पहले ही ये बातें कर रहा है, फिर जावेद चौधरी ने भी ये बातें करना शुरू कर दिया कि वक्त कम है शरीफ खानदान के पास और डार फैमिली के पास। अभी तक तो हर चीज इनके हाथ में है, लेकिन ये जो सवाल है, ये जो पैसे हैं, ये कहां से आए, ये किसके पैसे थे, क्या इन पर टैक्स दिया गया था, क्या इसकी कोई मनी ट्रेल है? ना एवंस फील्ड अपार्टमेंट की मनी ट्रेल मिली, और जो काजी फैमिली का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जिसमें वो पैसे सारे कुछ पाकिस्तान से गए कुछ आए, और ये सारे हुदैबिया पेपर मिल में रिपोर्टेडली ये लगाए गए, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान को इन तमाम केसेस से बरी कर दिया। लेकिन बड़ा एक मुतनाज़ फैसला, उस जज का फैसला जिसकी वफादारियां शरीफ खानदान के साथ थी। और इससे पहले भी जब ये अच्छा, लेकिन इसमें एक इतराफी बयान था इसहाक डार साहब का, जिसमें उन्होंने माना था, वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी मैंने दबाव के तहत बयान दिया, और अदालत ने उसको सेट असाइड कर दिया। तो इसीलिए इसी तरह ये जो अभी 164 का बयान इन लड़कियों के हवाले से जो कहा जा रहा है, इसकी पाकिस्तान में माजी में हम देख चुके हैं कि इस बयान की कोई हकीकत, कोई हैसियत नहीं। तो इसलिए ये सब कुछ एक मट्टी पाव स्कीम के तहत हो रहा है, और ये तवज्जो हटाने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन ये एक अगर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो मैं इस बात पर, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो अभी तक सामने नहीं आई वो सामने आएंगी। तो ये इस पर कोई बात नहीं कर रहा, और ये उलझा दिया इन्होंने, रेप किया नहीं किया, एक्सटॉर्शन है नहीं है, ये कोई तरीका है? जैसे इन्होंने तो पूरी एक बना दिया है, एक अकूबत खाना, जैसे किसी बदमाश का अड्डा होता है कि पूरी दुनिया में कहीं भी कारोबार है, लोगों को पकड़ के लाओ, मारो पीटो, उनसे साइन करवाओ, उनसे पैसे लो, उनकी फैमिली से, और उसके बाद उनको वापस भेज दो। और ये तो जनाब मामूली सी बात है, ये तो कोई चक्कर ही नहीं है। ये रह गया पाकिस्तान का स्टेटस, तो कौन करेगा इन्वेस्टमेंट, मुझे बताइए? जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने की, पाकिस्तान को बेहतर बनाने की, उनको देखना चाहिए कि जिन लोगों के साथ मिलकर ये सारा सेटअप बनाया, क्या वो इस काबिल भी है? क्या उन पर कोई एतबार करेगा? क्या कोई पैसा आएगा? अभी तक क्यों नहीं कोई पैसा आया? अभी तक क्यों नहीं कोई इन्वेस्टमेंट आई? ये एक सवाल करें ना। और देखें, इसमें मलिया लोधी साहबा का बड़ा जबरदस्त एक कॉलम है, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक बहुत एक डिप्लोमेटिक, उसको एक फतह हासिल हुई है, लेकिन अब इससे पाकिस्तान के हालात तो ठीक नहीं होंगे ना। पाकिस्तान के अंदर के हालात देखें तो क्या हो रहा है केपी में, क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, क्या हो रहा है कश्मीर में। ये क्या की कौन सी स्टेबिलिटी है? जब तक आप स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, जब तक मामलात को हल नहीं करेंगे, उन्हें एंगेज नहीं करेंगे, उस वक्त तक सूरत हाल जो वो बेहतर नहीं होगी। और इंतहा पसंदी के मुकाबले के लिए हर बंदे को, हर ग्रुप को ब्रांड कर देना बलूचिस्तान में BLA के साथ, और अब ये जो कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी है उसको ये ब्रांड कर देना कि जनाब ये तो रॉ फंडेड है और ये इंडिया से हैं। एक मैं आपको बात बताता हूं, देखें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आज़ाद कश्मीर में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने की है, जिसमें वो ये मान रहे हैं कि वादी पूरी मफलूज हो गई है। वो ये मान रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की जिंदगियां जो हैं वो नॉर्मल नहीं रही हैं, और एक पूरी तहरीक चल रही है, एक पूरी कैंपेन है। लेकिन ये आप सुने सेक्रेटरी साहब क्या कह रहे हैं, आप उनको सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो इनका सिलसिला जारी है अभी कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी का, इन्होंने रिसेंटली जो उनकी ये स्ट्राइक की जो जारी है जून से ऑनवर्ड, जो ऑलमोस्ट कमोबेश 1 महीना हो गया है, इसके दौरान इन्होंने अवामी हकूक़ के नाम पे जो है ना वो बेशुमार ऐसी गैर कानूनी और पुरतशद्दद कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए हैं, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर पूरा जो हो अमन व अमान है, वो हमारा बिजनेस से लेके हर तरह की एक्टिविटी वो मुतासर हुई है। और पूरी रियासत को प्रैक्टिकली इन्होंने इस बज़ाहिर पुरअमन तहरीक के नाम पर यरगमाल बनाया हुआ है। और इसी तरह उन्होंने इस धरने के दौरान हमारा जो पुंछ का बेल्ट है, सुदनोती का जो एरिया है, वहाँ के अंदर लोगों में खौफ और हरास पैदा करके लोगों की ज़िंदगी को प्रैक्टिकली अजीरन बना के रखा हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान के मीडिया पर नज़र डालें, ये जो बड़े बड़े चैनल हैं, बिल्कुल जी हालात मामूल के मुताबिक हैं, दुकानें खुल गई हैं, लोगों ने अवामी एक्शन कमेटी को कह दिया कि जनाब ये तो पाकिस्तान के मुखालिफ है और ये तो किसी और एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो ये एक तो ये तजाद पहले हुकूमत अपने दुरुस्त कर ले
कि वहां पर जो नुमाइंदे हैं आज़ाद कश्मीर में वो क्या बात कर रहे हैं और इस मीडिया को ये क्या खबरें फीड कर रहे हैं कि ये चलाएं ये ना चलाएं। तो ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है और इन हालात में पाकिस्तान के अंदर के जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है। आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाए थोड़ा सा ये फिगर कि पाकिस्तान का जो मजमूई कर्जा है 82 खरब तक पहुंच गया है, 82 खरब, और इस साल जो है 9.5 खरब उसमें इजाफा हुआ है। ये तकरीबन 7-8% इजाफा बनता है और महंगाई जो है वो 7% है। ये महंगाई से भी ज्यादा है। ये इनका सरकारी फिगर मैं आपको बता रहा हूं। और फिर इसके अलावा जो एक मैकेनिज्म होता है, माहाना रिपोर्ट बनाई जाती है वजारत खजाना के अंदर कि कितना कर्जा लिया, कितना आमदन हुई, कितना खर्च किया। वो मॉनिटरिंग रिपोर्ट काम ही नहीं कर रही रिपोर्टेडली, ये मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं चीजें। तो ये जो सारी सूरत हाल है इससे, और फिर इंडस वाटर ट्रीटी 2025 अप्रैल से भारत ने उससे पहले से सस्पेंड किया हुआ है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इस हवाले से सिफारिशात भी हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने भी इस पे बात की है। तो मुझे बताइए कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी के लिए सिवाय बयानात के हमने क्या किया है? ये कर देंगे, वो कर देंगे, टांगे तोड़ देंगे, बाजू तोड़ देंगे, क्या हुआ है? मुज़ाकरात करने पड़ेंगे ना, जंग से तो मसला हल नहीं होगा। अगर इंडिया से मुज़ाकरात के जरिए हल होगा, ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के जरिए हल होगा, तो पाकिस्तान में मुज़ाकरात क्यों नहीं? बलूचिस्तान, केपी, कश्मीर में मुज़ाकरात क्यों नहीं? तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात क्यों नहीं? ये फिर अगर आप बात करते हैं एहतसाब की, कड़े एहतसाब की, तो ये पूछे ना कि ये रजा डार के पास पैसे कहां से आए, किसके पैसे थे? इसहाक डार के थे, नवाज शरीफ के थे, मरियम के थे, किसके थे? कहां से आए ये पैसे? उनको तो मालूम करें। बाकी चलो छोड़ें उसको, बाकी चीजें आप सीसीडी को दें या फैसल कामरान को दें या जिनको मर्जी बचा ले, लेकिन ये पैसे कहां से आए? अभी तो एक क्लाइंट के ये पैसे थे, कितने क्लाइंट्स के पैसे हैं? ये अरबों रुपए मनी ट्रेल, तस्वीरें नवाज शरीफ, मरियम नवाज सबके साथ, इसहाक डार, रिश्तेदारी। बड़े सवाल हैं, इनके जवाब तो देने पड़ेंगे। अब तो जो हुकूमत के सहाफी हैं वो भी ये सवाल कर रहे हैं। इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।